जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है राउल्ट का नियम और चैप्टर चल रहा है विलियन। और इसमें जो चैप्टर 1 और 12th क्लास का केमिस्ट्री का मैंने ज्यादा थोड़ा सा बैठ जाएगा, तू तो बोलने जावे कहाँ जावे है। नमस्ते चलो। ये फिर अच्छा भाई, चलो हो जाएगा। जैन सभी भाई जुड़ो, गुरु जी हैं हमारे। नहीं, ये लाइव ना ये तो वैसे डलेगी, कट हो गया तब ऐसा ना। नमस्ते भाई, नमस्ते। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए विलियन चैप्टर में आज का जो टॉपिक है हमारा राउल्ट का नियम, यहाँ पर समझेंगे राउल्ट का नियम क्या होता है। और आपने पहले भी पढ़ा होगा और इसे हम देखेंगे कि राउल्ट के नियम में क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं हम राउल्ट के नियम को। देखो इसमें क्या है राउल्ट के नियम में, पहले इसकी परिभाषा है, परिभाषा को समझते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एक हम क्या लेंगे, बर्तन। यहाँ पर देखो, यहां पर समझना सभी बच्चे, ये ले लिया हमने क्या, बर्तन एक। अब इस वाले बर्तन में इसमें विलियन भरा हुआ है। ये क्या है, इसमें विलियन। अब जो विलियन होता है, विलियन आपने देखा होगा कि विलियन में कितने घटक होते हैं, दो। एक तो विलय, एक विलायक। तो हमने इसमें मान लिया कि एक जो घटक है वो क्या है, ए, और दूसरा क्या है घटक, बी। लेकिन ए और बी जो से विलय और विलायक है, ये भी कौन सी फॉर्म में, ये है द्रव, और ये भी द्रव अवस्था में। ठीक है, पहले हमने क्या लिया, एक बर्तन लिया, बर्तन में क्या है, विलियन है। विलियन में क्या है, दो घटक है, एक विलय एक विलायक। लेकिन जो विलय है वो भी द्रव में, और जो विलायक है वो भी द्रव फॉर्म में है, दोनों। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया समझना है थोड़ा सा, समझना है। यहाँ पर देखो, जो ये वाला ए द्रव है और बी द्रव है और ये विलयन है। यहाँ पर क्या है, इस नियम के अनुसार द्रव द्रव विलयन में उपस्थित। यहाँ पर क्या है, जो ये ए है, ए क्या है, विलायक या विलयन, यहाँ पर कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पर यह समझना कि इसका आंशिक दाब क्या होगा। देखो जैसे हम इसे लिखेंगे पी ए, जो इसका आंशिक दाब है, ए वाले घटक का आंशिक दाब क्या, पी ए। ऐसी जो बी वाला घटक है उसका आंशिक दाब क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, पी बी। जैसे यहां पर मैंने लिया ए का जो घटक है उसका आंशिक दाब क्या है, पी ए। ऐसे बी का जो घटक है, जो ये वाला घटक है, उसका आंशिक दाब क्या, पी बी। तो यहां पर इसे हम क्या लिखेंगे, आंशिक दाब, आंशिक वाष्प दाब। ये क्या हो गया, आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो मोल प्रवाह होता है वो सभी बच्चे जानते होंगे, इसे कैसे डिनोट करते हैं हम, एक्स। तो यहां पर इसका मोल प्रवाह क्या होगा, ए के घटक का एक्स ए, ऐसे ही इसका एक्स बी, ये होता है मोल प्रवाह। मोल प्रवाह या मोल अंश। ठीक है, तो यहां पर ये परिभाषा क्या, देखो इस नियम के अनुसार, देखो इस नियम के अनुसार द्रव द्रव विलयन में, तो यहां पर क्या है, जो द्रव और द्रव विलयन है, विलयन में उपस्थित किसी घटक का, जो यहां पर घटक लिया मैंने, ए मान लो या बी मान लो, किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब, जो इसका आंशिक वाष्प दाब है क्या, पी ए या पी बी, कुछ भी मान सकते हो। उस घटक के, जौन सा वो घटक है, घटक कौन सा है यहाँ पर, ए या बी, जौन सा ये घटक है उसके घटक के मोल प्रवाह के बराबर होता है। यहां पर कोई से भी मान सकते हैं। जैसे यहां पर आपस में क्या है, जैसे पी ए
समानुपातिक किसके हो जाएगा यहाँ पर, एक्स ए। तो यहां पर ये वाला बोला है, क्या बोला देखो, समझना, किसी या इस नियम के अनुसार भी मान सकते हैं, या किसी द्रव या द्रव विलयन में, कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। इस नियम के अनुसार द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक दाब या वाष्प दाब उस घटक के या उस घटक में उपस्थित जो भी है उस घटक के मोल अंश के बराबर होता है। जो मोल अंश ये है, ये दोनों आपस में ये बराबर रहेंगे, ये आपस में दोनों, यह समानुपाती होता है। तो यहां पर यही बोला। अब जैसे यहां से हम इसे लिखेंगे पी बी समानुपाती किसका हो जाएगा, यहां पर एक्स बी के, या तो इसे मान सकते हैं यहां पर, ये दोनों आपस में क्या बराबर है यहां पर, समानुपाती। लेकिन जब भी ये वाला चिन्ह हटता है, ये वाला सिंबल, तो कोई ना कोई नियतांक आता है। तो यहां पर नियतांक कौन सा आएगा, सभी बच्चे यहां पर समझने देखो। देखो जैसे हम ये वाला नियतांक हटाएंगे, ये वाला चिन्ह, तो क्या हो जाएगा, पी ए बराबर का चिन्ह। तो यहां पर ध्यान रखना पी नॉट ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, और यहां पर क्या है, एक्स ए। ऐसी सेम इसका पी बी बराबर पी नॉट बी और एक्स बी, ये आपस में बराबर है। लेकिन जो विलयन है, विलयन क्या है हमारा, विलयन में क्या क्या, एक तो विलय और विलायक दोनों होते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, मैंने ए घटक लिया, ए और बी लिया, यहां पर ए वाला घटक ये रहा और बी वाला घटक ये रहा। तो यहां पर क्या, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये विलयन बनेगा तभी। तो यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करते हैं यहां पर, देखो। तो क्या लिखेंगे यहां पर, पी ए प्लस पी बी, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा विलयन बनेगा, ये पी ए प्लस पी बी। अब जो पी ए की वैल्यू यहां से रखना है और पी बी की वैल्यू कौन सी है, इस वाले को रखना है इसमें, तब जाके ये क्या हो जाएगा, विलयन, ठीक है। अब आगे समझना देखो, यहां पर यही है जो मैंने समझाया। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैंने बताया। ए घटक का आंशिक वाष्प दाब क्या है, पी ए, जो मैंने अभी बताया यहां पर, ठीक है। ऐसे बी घटक का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा, पी बी। तो ध्यान रखना ये बी नीचे आवेगा, जैसे यहां पर ये लिख रहा है, जैसे यहां पर, तो क्या लिखोगे, पी ए इस तरीके से, ऐसी पी बी इस तरीके से लिखना है। ऐसे यहां पर ए का मोल अनुपात या मोल प्रभाज या मोल अंश कुछ भी लिख सकते हैं यहां पर, या अनुपात। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स ए और नीचे एक्स बी, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, समानुपाती। जैसे मैंने अभी बताया था यहां पर क्या, पी ए समानुपाती किसके, एक्स ए, यही तो आएगा। अब जैसे ये नियतांक हटा था तो क्या आ जाएगा, पी ए बराबर में पी नॉट ए और एक्स ए। ऐसे बी वाले का सेम रहेगा, लेकिन हम जब टोटल निकालेंगे विलयन तो क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी। तो P बराबर क्या आ जाएगा, पी ए की वैल्यू क्या थी हमारी, पी नॉट ए प्लस या एक्स इंटू बी प्लस ऐसी यहां पर ए आवेगा, सॉरी, पी नॉट बी यहां पर क्या आवेगा, एक्स बी, ये आवेगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला है इसका, ठीक है। उसके बाद यहां से क्वेश्चन बनता है, जब भी पूछेगा हमेशा यहां से परिभाषा पूछी जाती है या सीमाएं, ज्यादा परिभाषा पूछी गई है, यहां से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता। जैसे आगे समझना इसकी सीमाएं है कुछ, देखो यहां पर ये समझा भी रखा है। इसमें क्या है, राहुल के अनुसार यहां पर क्या है, जो ये पी ए है किसके समानुपाती है, एक्स ए की। ऐसे ये पी बी किसके समानुपाती है, एक्स बी के। इसका मतलब क्या है, जो ये वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब किसके समानुपाती है, मोल प्रवाज के। ऐसे यहां पर ये वाला, ठीक है। इसे समीकरण रूप में लिखा जाता है इस वाले फॉर्म में। यहां पर क्या आ जाएगा, पी नोट ए, ऐसे यहां पर पी नोट बी, अब दोनों को हम ऐड करते हैं यहां पर, ठीक है। और ये क्या, पी नोट ए और पी नोट बी शुद्ध अवयवों के वाष्प दाब। और कुल विलयन कैसे बनेगा, यहां पर पी लिख के इस साइड में पी ए की और पी बी की वैल्यू लिखनी है यहां पर दोनों की। अब इसका सारांश क्या है, यहां पर थोड़ा सा समझना इसे। देखो राउल्ट का नियम वाष्प दाब और मोल
अंश के संबंध को दर्शाता है। जैसे अभी मैंने बताया, एक तो वाष्प दाब कैसा आंशिक और मोल अंश, इन दोनों को दर्शाता है आपस में संबंध को। जैसे वाष्प दाब क्या था हमारा x, यहां पर ये था P A, ऐसी है x A, या हम PB और यहाँ पर XB इस तरीके से मान सकते हैं। ये आपस में क्या संबंध को दर्शाता है यहाँ पर, ठीक है। ऐसी आगे विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यह भी बताया मैंने कि जो प्रत्येक घटक का मतलब क्या है, P नोट P A समानुपाती क्या है किसके, X A के। यहां पर ये बोला उसके मोल के अंश के समानुपाती होता है या मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। और यहाँ पर यदि दो द्रव A और B हैं तो यहाँ पर A का वाष्प दाब ये रहेगा और B का वाष्प दाब इतना, इस तरीके से, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ से एक तो परिभाषा जो मैंने ऊपर समझाई है, उसके बाद डायग्राम बना सकते हो। उसमें क्या है, विलयन जैसे अभी बनाया था मैंने, इस तरीके से दिखा सकते हो उसमें। और यहां पर क्या है, देखो इसमें हम क्या है, ए कोई घटक है, ऐसी बी कोई घटक है, इसे क्या मान लेंगे हम यहाँ पर, विलयन। और यहां पर क्या लिखेंगे, इसका जो घटक बनेगा आंशिक वाष्प दाब का, वो क्या बनेगा, पी ए, ऐसे यहां पर इसका पी बी। तो यहां पर लिख सकते हो आंशिक वाष्प दाब। ऐसे इसमें भी सेम ऐसी जो मोल प्रवाह है वो क्या, एक्स ए और एक्स बी, ये क्या हो जाएगा, मोल प्रवाह या मोल अंश, जो भी लिखना है। डायग्राम जब भी बनाना इस तरीके से बनाना तुम्हें, इस तरीके, ठीक है। और बाद में क्या, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, समानुपाती। पी नोट ए या पी ए समानुपाती क्या है, एक्स ए, और यहां पर तुम पी ए बराबर पी नोट ए और एक्स ए, इस तरीके से। और आगे सोल्व कर सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। लेकिन जब भी पूछेगा वो नियम पूछेगा और इसका डायग्राम बनाना है और सीधा आएगा, तुम्हें फॉर्मूला लिखना, ज्यादा वो नहीं करना तुम्हें। उसके बाद यहां पर क्या सीमाएं, कुछ आसान है इतनी सीमाएं। देखो इसमें सीमाएं में क्या क्या है, सबसे पहले इसमें क्या बोला, राउल्ट के नियम की सर्वश्रेष्ठ सीमाएं केवल आदर्श विलयनों पर लागू होता है। आदर्श विलयन का मतलब क्या, विलयन अच्छा होना चाहिए तभी लागू होगा, नहीं तो लागू नहीं होने का। यहाँ पर है, यह नियम केवल उन्हीं विलयनों पर सही तरीके से लागू होता है जिनमें घुलनशील अवयवों के बीच कोई अंतरक्रिया न हो, कि आपस में अच्छे से घुल जामे वे, उन पे लागू होगा, अन्यथा किसी पर लागू नहीं होने का, ठीक है। और केवल वाष्पशील अवयवों के लिए, जैसे राउल्ट का नियम सिर्फ वाष्पशील घटकों के लिए मान्य है, यदि कोई अवयव अवाष्पशील है तो नियम लागू नहीं होता। कि क्या होना चाहिए, वाष्पशील होना चाहिए, ना कि अवाष्पशील, ठीक है। उसके बाद यहां पर तापमान क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। और जब भी इस वाले नियम में हमेशा ध्यान रखना, जो टेम्परेचर है वो फिक्स है, पहले स्थिर है, ठीक है। यहाँ पर तापमान कैसा होना चाहिए, स्थिर। इस नियम के अनुसार वाष्प दाब और मोल अंश के बीच संबंध केवल तभी सही होता है जब तापमान स्थिर है, नहीं तो लागू नहीं होने का। इससे आगे चौथा पॉइंट है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, कि आपस में कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। जैसे हमने डालते हैं यहाँ पर, जैसे एक तो ले लिया हमने क्या यहाँ पर, CO2, और एक ऐसा चीज ले ली जिससे कि CO2 से रिएक्शन होती हो, तो ऐसा नहीं लेना हमें। दोनों ही पदार्थ ऐसे लेने कि आपस में कोई रिएक्शन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, घटकों के बीच कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, अन्यथा नियम विफल हो जाता है। अत्यधिक दबाव या अत्यधिक घनत्व पर यह नियम लागू नहीं होता। तो ये आज का नियम था। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार से।